कॉन्स्टिट्यूशन या आईन एक कम्पैक्ट डॉक्यूमेंट होता है जिसमें क्लियरली लिखा रहता है कि एक मुल्क को किस तरह से चलाना है और क्या-क्या स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं। यानी ये कॉन्स्टिट्यूशन एक मुल्क का बुनियादी कानून होता है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को त्रिनीति प्रोवाइड करता है। त्रिनीति में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी आता है। लेजिस्लेचर का मतलब वो गवर्निंग बॉडी जो कानून बनाती है और कानून में अमेंडमेंट यानी संशोधन करती है या कभी कानून को हटाती भी है। इसी तरह से एग्जीक्यूटिव का मतलब एक पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन्स जिनको एक मुल्क या स्टेट के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का अधिकार होता है। और जुडिशरी का मतलब वो कोर्ट सिस्टम जो लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए कानून डिफेंड और अप्लाई करता है। अब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बैकग्राउंड देखते हैं। पहले जो कानून बनाए गए थे इंडिया में यानी 1773 से 1857 तक वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर बनाए गए। फिर रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी का रूल हटाया और खुद रूल संभाला और 1947 तक बहुत से और कानून बनाए। यहाँ पे ये सारे कानून देख लो। इनके नाम शायद हमने सुने होंगे लेकिन इनकी डिटेल के बारे में हमने कभी नहीं पढ़ा था। आज ये डिटेल अच्छी तरह से समझते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 बनाया गया। ये पहला स्टेप था ब्रिटिश गवर्नमेंट का जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ कंट्रोल संभालने के साथ साथ पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव काम चलाने का अधिकार दिया गया। इस रेगुलेटिंग एक्ट के मुताबिक गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नाम दिया गया। बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के सबॉर्डिनेट या मातहत रखा गया। इसके अलावा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट करने के लिए एक 4 मेंबर्स का एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनाया गया। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट भी बनाया गया और पहला चीफ जस्टिस लॉर्ड एमपी था और इस सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस के अलावा 3 और जजेस भी अपॉइंट किए गए। इसके अलावा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्राइवेट ट्रेड और रिश्वत लेने पर रोक लगाई गई। साथ ही याद रख लो, इस रेगुलेटिंग एक्ट में जो गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किया गया था, ये पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वारन हेस्टिंग्स बने थे। इसके अलावा इस रेगुलेटिंग एक्ट में ये भी था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के 24 मेंबर्स को रेवेन्यू का रिपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को सबमिट करना होता था। कंपनी के अंडर दूसरा कानून था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इस कानून में पॉलिटिकल और कमर्शियल अफेयर्स को नई डिमार्केशन दी गई। यानी कमर्शियल अफेयर्स संभालने का काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दिया गया और पॉलिटिकल अफेयर्स संभालने का काम नए बनाए गए बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दिया गया। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल गवर्नमेंट के ऑपरेशंस और रेवेन्यू को भी देखता था। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स को 4 से 3 भी कर दिया गया। इस पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के आने से पहली बार इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी को ब्रिटिश पोसेशन इन इंडिया का नाम दिया गया और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी के अफेयर्स और एडमिनिस्ट्रेशन पर भी कंट्रोल करना शुरू किया। कंपनी के अंडर तीसरा कानून था चार्टर एक्ट ऑफ 1793 जिसके मुताबिक कंपनी के राइटर्स को 20 साल के लिए बढ़ाया गया और ये भी कहा गया कि नए अपॉइंटेड गवर्नर्स या गवर्नर जनरल्स को वो सारे पावर्स ट्रांसफर होंगे जो पहले गवर्नर्स या गवर्नर जनरल्स के पास थे। इसके अलावा सभी मेंबर्स को इंडियन रेवेन्यू से सैलरी दी जाने लगी और ये सैलरी देने का सिलसिला फिर 1919 तक चलता रहा और कंपनी के ऑफिशियल्स को इंडिया से बाहर ट्रेड करने की इजाज़त भी दी गई जिससे फिर इंडिया से चाइना ओपियम का ट्रेड भी होने लगा। कंपनी के अंडर एक और एक्ट लाया गया यानी चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इस एक्ट में लिखा था कि चाय के ट्रेड और चाइना के साथ ट्रेड के अलावा कंपनी की मोनोपोली सभी बिजनेसेस से खत्म की गई। इसके अलावा एजुकेशन, लिटरेचर और साइंस को इम्प्रूव करने के लिए हर साल 1 लाख रुपए खर्चने को मंजूरी दी गई। साथ ही साथ क्रिश्चियनिटी का प्रचार करने के लिए क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया में अलो किया गया। इसके बाद एक और कानून लाया गया यानी चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ये कानून उस टाइम पर लाया गया जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इक्वालिटी और लिबर्टी का दौर शुरू हुआ था। इसी एक्ट से इंडिया में पहली बार एक गवर्नमेंट बनाई गई
जिसकी अथॉरिटी ब्रिटिशर्स के मुताबिक इंडिया के उन इलाकों तक भी थी जो पूरी तरह से ब्रिटिश कंपनी के कब्जे में थे। इस चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नाम भी दिया गया, जिस वजह से बम्बई और मद्रास के गवर्नर्स के लेजिस्लेटिव पावर्स खत्म हो गए और सारी मिलिट्री और सिविल अथॉरिटी इस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दी गई। इसके अलावा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के काउंसिल में एक और मेंबर ऐड किया गया जिसको लॉ मेंबर कहा गया। 1834 में फिर एक लॉ कमीशन भी बनाया गया और अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सभी बिजनेस से मोनोपोली खत्म करनी जरूरी थी, क्योंकि ये अब एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई थी। साथ ही याद रख लो, इस एक्ट से जो पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया वो लॉर्ड विलियम बेंटिक था और 1834 में बनाए गए लॉ कमीशन का पहला चेयरमैन थॉमस बेबिंगटन मैकॉले था। इसके अलावा इस एक्ट से सिविल सर्विसेज में ओपन कंपटीशन की एक कोशिश भी की गई। इसके बाद कंपनी के अंडर एक और कानून लाया गया, यानी चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इस कानून से बंगाल के लिए एक अलग गवर्नर अपॉइंट किया गया, कंपनी का रूल एक्सटेंड भी किया गया और पहली बार गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के काउंसिल में लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को अलग अलग डिफाइन किया गया। साथ ही साथ सिविल सर्विसेज में भी ओपन कंपटीशन शुरू हुआ और रिक्रूटमेंट करने के लिए मैकॉले कमीशन बनाया गया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मेंबर्स का नंबर 24 से 18 भी कर दिया गया। इसके अलावा लेजिस्लेशन एक अलग एंटिटी बनाया गया और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 6 लेजिस्लेटिव मेंबर्स, लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के 4 मेंबर्स, ब्रिटिश गवर्नमेंट के जरिए अपॉइंट किए गए 2 मेंबर्स के अलावा कलकत्ता का चीफ जस्टिस और एक जज भी एज मेंबर अपॉइंट हुआ। इसके बाद रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अच्छी तरह समझ लिया कि अब इंडिया को एक कंपनी के जरिए नहीं संभाला जा सकता, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लाया गया, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाकर ब्रिटिश क्राउन ने इंडिया का रूल संभाल लिया। उस टाइम पर इंडिया के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, जिनको पहला वाइसराय ऑफ इंडिया बनाया गया। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 की वजह से ही एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी इंडिया में अपॉइंट किया गया, जो डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन को रिपोर्ट करता था। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पोस्ट पर काम करने वाला बंदा ब्रिटिश पार्लियामेंट का कैबिनेट मेंबर होता था, जिसको इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए एक 15 मेंबर्स वाला काउंसिल ऑफ इंडिया मदद करता था। साथ ही याद रख लो, इस काउंसिल ऑफ इंडिया के सारे मेंबर्स ब्रिटिशर्स होते थे। इसके अलावा ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया को चलाने के लिए एक वाइसराय रखता था और खुद इंडिया का रिपोर्ट लेकर टाइम टू टाइम ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश करता था। अब ये भी याद रख लो कि इंडिया का पहला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड एडवर्ड स्टैनली था। इसके बाद एक और कानून लाया गया, यानी इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861, जिसमें वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स 3 से 4 कर दिए गए और वाइसराय को 6 से 12 एडिशनल मेंबर्स अपॉइंट करने का पावर दिया गया, जिसमें 3 इंडियन मेंबर्स भी रखे गए। फिर 1862 में वाइसराय लॉर्ड कैनिंग ने बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और कोर्ट ऑफिशियल सर दिनकर राव को लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपॉइंट कर दिया। इसके अलावा पोर्टफोलियो सिस्टम भी अप्रूव किया गया, जिसको फिर वाइसराय लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में इंट्रोड्यूस किया। साथ ही साथ ऑर्डर्स इशू करने का पावर भी वाइसराय को मिला और मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज को लेजिस्लेटिव पावर्स भी दिए गए। लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियन मेंबर्स के पावर्स लिमिटेड थे और उनको वाइसराय का अप्रूवल लेना पड़ता था। इसी तरह से एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियन मेंबर्स का किसी भी मामले में इंटरफियर करना जुर्म माना जाता था और एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस में भी इंडियन मेंबर्स को कोई भी पावर नहीं था। यानी इंडियन मेंबर्स को लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में लोगों को ये दिखाने के लिए रखा गया था कि एडमिनिस्ट्रेशन इंडियंस ही चला रहे हैं, लेकिन हकीकत में ब्रिटिश गवर्नमेंट सोने की चिड़िया को लूट रहा था। इसके बाद एक और कानून लाया गया, यानी इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892, जिसमें एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में इंडियन मेंबर्स को इनडायरेक्ट इलेक्शंस करा के अपॉइंट कराने को मंजूरी मिली। यानी जमींदार, म्यूनिसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटीज, चैम्बर ऑफ कॉमर्स वगैरह के वोट से
मेंबर्स अपॉइंट किए जाने लगे। इसके अलावा सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर बढ़ाकर 12 से 16 कर दिए गए। यानी अब सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 3 किस्म के मेंबर्स थे, जिनमें ऑफिशियल मेंबर्स, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स और वो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे जो मद्रास, बम्बई, बंगाल और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस के प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के जरिए इलेक्ट किए जाते थे। इसके अलावा एक मेंबर कलकत्ता चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी होता था। ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स को 6 दिनों का नोटिस देकर पब्लिक इंटरेस्ट के सवाल भी पूछ सकते थे, लेकिन उनके जवाब पर कोई भी डिस्कशन या आर्गुमेंट अलाउड नहीं था और कभी स्पीकर क्वेश्चन पूछने की डिमांड को रिजेक्ट भी करता था। इसी तरह से मद्रास, बम्बई, बंगाल और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में भी एडिशनल मेंबर्स का नंबर बढ़ाया गया था और इसी तरह के कुछ एडिशनल पावर्स भी दिए गए थे। कुल मिलाकर इस इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 को कांग्रेस एक अचीवमेंट की तरह देखता था, क्योंकि अगरचे इस एक्ट में इलेक्शन वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ था, फिर भी इंडियन मेंबर्स अपॉइंट करने का प्रोसेस कुछ बॉडीज जैसे जिम्मेदार, म्यूनिसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटीज वगैरह के हाथ में दिया गया था। इसके बाद एक और कानून लाया गया, यानी इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, जिसको मोरले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है, क्योंकि लॉर्ड मिंटो सेकंड उस टाइम पर वाइसराय थे और जॉन मोरले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। इस एक्ट से वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियन मेंबर्स को पहली बार शामिल किया गया। इस वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन करने वाला पहला बंदा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा था। इसके अलावा सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के मेंबर्स को भी बढ़ाया गया, जिसमें सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर्स को 16 से 60 कर दिया गया। साथ ही साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लोगों को डिवाइड करने का एक नया तरीका बनाया, यानी मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया, जिससे मुस्लिम मेंबर्स को इलेक्ट करने का हक सिर्फ मुसलमानों को दिया गया और मुस्लिम मेंबर्स को अपॉइंट करने के लिए नॉन मुस्लिम्स की अप्रूवल या वोट की कोई जरूरत नहीं रही। इसका मतलब पहली बार इंडिया में कम्युनल बेसिस पर लोगों को डिवाइड करने की कोशिश की गई। इसलिए फिर वाइसराय लॉर्ड मिंटो सेकंड को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहा गया। इसके बाद एक और कानून लाया गया, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको मोंटेग चिल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है, क्योंकि उस टाइम पर एडविन मोंटेग वाइसराय थे और लॉर्ड चिल्मसफोर्ड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। इस एक्ट की वजह से सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को बाइकैमरलिज्म में डिवाइड किया गया, यानी 2 हाउसेस बनाए गए। अपर हाउस को काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता था और लोअर हाउस को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता था और प्रोविंसेस को डायरकी या डिवल गवर्नमेंट में बदला गया, जिसमें कुछ डिपार्टमेंट्स इंडियंस को दिए गए और बाकी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स प्रोविंशियल गवर्नर्स के पास रहे। इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की वजह से ही इलेक्शंस का कंसेप्ट भी आया, क्योंकि टाइटल होल्डर्स, ऑफिस होल्डर्स, टैक्स पेयर्स और लैंड होल्डर्स को वोट डालने का हक दिया गया। साथ ही साथ सिविल सर्विसेज की रिक्रूटमेंट के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया। इसके अलावा लोगों को कम्युनल बेसिस पर डिवाइड करने का एक और अटेम्प्ट किया गया, यानी क्रिश्चियंस, सिख्स, यूरोपियंस और एंग्लो इंडियंस को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया, यानी इन कम्युनिटीज को भी अपने मेंबर्स खुद से इलेक्ट करने का पावर दिया गया। साथ ही याद रख लो, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लोगों की उम्मीदें पूरी नहीं कर सका और महात्मा गांधी के नेतृत्व में सेल्फ गवर्नमेंट या शिवराज्य की डिमांड शुरू हुई। इसके बाद एक और कानून लाया गया, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसमें प्रोविंसेस की डायरकी या डिवल गवर्नमेंट तो खत्म की गई, लेकिन अब ये डायरकी या डिवल गवर्नमेंट सेंटर में इंट्रोड्यूस की गई। इसके अलावा इंडियन फेडरेशन भी बनाई गई, जिसमें ब्रिटिश टेरिटरीज के अलावा बाकी प्रोविंसेस भी आती थी और मुस्लिम्स और सिख्स के सेपरेट इलेक्टोरेट कंटिन्यू रखे गए। साथ ही साथ प्रोविंसेस की एडमिनिस्ट्रेशन पर सेंटर ने अपना कंट्रोल कम किया और पहली बार 1937 में डायरेक्ट इलेक्शंस कराए गए और बर्मा या आज के म्यांमार को इंडिया से अलग भी किया गया। इसके अलावा सब्जेक्ट्स या पावर्स को 3 लिस्ट्स में डिवाइड भी किया गया। इनमें फेडरल लिस्ट में 59 सब्जेक्ट्स, प्रोविंशियल लिस्ट में 54 सब्जेक्ट्स
और कंकरेंट लिस्ट में 36 सब्जेक्ट्स आते थे। साथ ही याद रख लो कि 11 ब्रिटिश प्रोविंसेस में से 6 के अंदर बाइकैमरलिज्म यानी 2 हाउसेस लाए गए, जो हम आज भी कुछ स्टेट्स में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल देखते हैं। इसके अलावा 1935 में हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। थैंक यू।